गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। नोट्स बना रहे हो क्या तुम लोग? बेटा नोट्स बना रहे हो क्या? नोट्स बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो? यस सर। यस सर। सही बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो? नेक्स्ट में अरे कितने लोग सही बोल रहे हैं नोट्स के लिए? बना रहे हो नोट्स? यस सर। यस सर। चैप्टर के नोट्स चैप्टर के साथ ही बनाने पड़ेंगे, ध्यान रखना आपको बेटा। बाद में तो वर्कलोड और बढ़ेगा। तो जैसे चैप्टर बढ़ेंगे बेटा तो कुछ आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन वो देना शुरू कर देंगे, तो नोट्स रेडी करो। चलो लास्ट टॉपिक अपन ने कर लिया था, कल अपन ने टॉपिक किया था ठीक है। तो देखो, गुड मॉर्निंग, आवाज आ रही है बेटा आप तक? यस सर। ओके बेटा। तो यस सर। लास्ट क्लास में अपन ने क्या किया था सर? लास्ट क्लास में अपन ने किया था द्विध्रुव के कारण उसके अक्ष पर तीव्रता की गणना। कल अपन ने कर लिया, तो ये एक बड़े आर्टिकल के रूप में एग्जाम में आ सकता है। आज हम उसका सेकंड पार्ट करेंगे। पहले हमने अक्ष की गणना कर ली, अब हम किसका करेंगे बेटा? निरक्ष की गणना। तो अब आज का आर्टिकल क्या है? द्विध्रुव के कारण उसके निरक्ष पर तीव्रता की गणना। तो आज का टॉपिक क्या है हमारा सर? वो है द्विध्रुव के कारण, द्विध्रुव के कारण निरक्ष पर तीव्रता। कल हमने क्या निकाला था? द्विध्रुव के कारण उसके अक्ष पर तीव्रता। और आज का हमारा टॉपिक क्या है सर? द्विध्रुव के कारण उसके निरक्ष पर तीव्रता की गणना हम करने जा रहे हैं। सर कैसे निकालेंगे, किस तरह से निकालेंगे? तो वो सिंपल सा है सर, माइंड में तो चल ही रहा है। इस तरह एक डाइपोल लेंगे और सर उसके निरक्ष पर जाएंगे और निरक्ष पर एक बिंदु P का चुनाव करेंगे और वहां पर तीव्रता की गणना करेंगे। जैसे लास्ट आर्टिकल में क्या किया? द्विध्रुव लिया, उसके अक्ष पर गए, एक बिंदु P चुना और उस पर तीव्रता निकल। तो ऐसे ही सर एक डाइपोल तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हम एक द्विध्रुव ले लेते हैं सर। चित्रानुसार मान लो सर ये एक डाइपोल है आपका। ये कौन आपका? एक डाइपोल है। उसके एक सिरे पे क्या रखा है सर? प्लस क्यू आवेश रखा है और सेकंड एंड पर क्या रखा है सर? माइनस क्यू आवेश रखा हुआ है। ठीक है, तो क्या कहा कि सर ये एक डाइपोल है जिस पर उपस्थित आवेश कितना है सर? डी है, सॉरी क्यू है, तथा सर दोनों आवेशों के मध्य की जो दूरी है वो कितनी? स्मॉल डी है। तो एक आपने डाइपोल ले लिया। चित्रानुसार एक डाइपोल उपस्थित है, द्विध्रुव उपस्थित है, जिस पर उपस्थित आवेश का परिमाण माना कितना है? क्यू है, तथा दोनों आवेशों के मध्य की दूरी, तथा दोनों आवेशों के मध्य की दूरी कितनी है? स्मॉल डी है। अब हमें क्या करना है सर? सर इसके निरक्ष पर तीव्रता की गणना करनी है। तो पहले आप निरक्ष को आइडेंटिफाई करो। तो बताया था कि निरक्ष क्या होता है सर? द्विध्रुव के मिड पॉइंट से क्रॉस करने वाला, द्विध्रुव के मिड पॉइंट से पारित होता है और अक्ष के क्या होता है? लंबवत होता है। तो आप एक लाइन ड्रॉ करें जो इस डाइपोल के मिड पॉइंट से क्रॉस करेगी और इस अक्ष के क्या होगी? लंबवत होगी। इस अक्ष के क्या होगी? लंबवत होगी। इस बिंदु पर हमें, ये आपका निरक्ष हो गया। तो सर निरक्ष पर हमें तीव्रता की गणना करनी है, तो आप निरक्ष पर एक बिंदु P कंसीडर करें। तो मान लेते हैं कि सर माना द्विध्रुव के मिड पॉइंट O से स्मॉल r दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर ये कोई बिंदु P स्थित है। कितनी डिस्टेंस है? स्मॉल r दूरी पर इस निरक्ष पर हमने एक बिंदु P कर दिया है जिस पर हमें तीव्रता की गणना करनी है। क्या करना है बेटा? जिस पर हमें तीव्रता की गणना करनी है। सर कैसे करेंगे, किस तरह से करेंगे? तो अभी तक अपन ने क्या किया बेटा? एक डाइपोल ले लिया है जिस पर आवेश कितना है? Q है। दोनों आवेशों के मध्य की दूरी कितनी? स्मॉल d है। फिर हमने एक निरक्ष पर गए और सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर निरक्ष पर एक पॉइंट P कंसीडर कर लिया जिस पर हमें तीव्रता की गणना करनी है। अब सर
बिंदु P पे तीव्रता कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो सबसे पहले माइंड में आपके क्वेश्चन यही बनना चाहिए कि सर इस बिंदु P को तीव्रता कौन कौन दे सकता है, इस बिंदु P को इंटेंसिटी कौन कौन देगा। तो आप देखो, अगर हम डाइपोल को देखें तो सर इसके एक एंड पर प्लस क्यू आवेश होता है और सर दूसरे एंड पे माइनस क्यू आवेश होता है। तो इस बिंदु P को तीव्रता कौन कौन देगा? तो अंडरस्टूड है सर, प्लस क्यू आवेश भी इस बिंदु P को तीव्रता देगा और सर माइनस क्यू आवेश भी इस बिंदु P को तीव्रता देगा। अगर अपन गौर करें तो सर प्लस क्यू आवेश भी बिंदु P को तीव्रता देगा और माइनस क्यू आवेश भी बिंदु P को तीव्रता देगा। तो मान लो कि सर प्लस क्यू की तीव्रता कितनी दी है, E1, और माइनस क्यू के कारण तीव्रता कितनी है, E2, और इसकी डायरेक्शन भी शो करो। तो क्योंकि ये पॉजिटिव है तो तीव्रता किधर होगी सर, बाहर की ओर। सर बाहर की ओर किधर? तो बिंदु की ओर, बिंदु की तरफ चलना है पर आउटवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। और सर ये कौन है, नेगेटिव है, तो सर इसकी तीव्रता किधर होगी, अंदर की ओर होगी। सर अंदर की ओर कर, तो बिंदु से आवेश की ओर अंदर की ओर चलना पड़ेगा। तो एक बार आवेश से बाहर की ओर आउटवर्ड डायरेक्शन में चलो। सर कौन सी दिशा में? सर बिंदु P की दिशा में। इससे बाहर, बाहर तो ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। सर किधर जाना है? सर आउटवर्ड डायरेक्शन बिंदु P की ओर, ठीक है। तो ये है इसके कारण E1 की डायरेक्शन। अब सर माइनस क्यू आवेश भी इस बिंदु P को तीव्रता देगा। तो माना इसने कितना दिया सर, E2 तीव्रता। माना बिंदु P पर माइनस की तीव्रता कितनी सर, E2 है। सर उस E2 की डायरेक्शन कितनी, किधर होगी? तो सर आप जानते हैं ये माइनस क्यू आवेश है, सर तीव्रता किधर आएगी सर, अंदर की तरफ आएगी। तो बिंदु से आवेश की ओर अंदर की तरफ, तो ये है किसकी दिशा, E2 की दिशा। तो आप देखो E1 और E2 हमने आइडेंटिफाई कर भी लिया और आप देखो इसमें डायरेक्शन भी हमने देख ली, इसकी डायरेक्शन भी हमने फाइंड आउट कर ली है कि सर एक डायरेक्शन है आउटवर्ड डायरेक्शन में और एक है इनवर्ड डायरेक्शन में। अब सर बिंदु P पे परिणामी तीव्रता कैसे निकालेंगे? बिंदु P पर परिणामी तीव्रता कैसे कैसे निकालेंगे सर, बता दिया। ये तो तीव्रताओं का अध्यारोपण लगेगा सर। आप पहले इस E1 का मान कैलकुलेट करके लेकर आना पड़ेगा, फिर सर इस E2 का मान कैलकुलेट करके लेकर आएंगे। तो पहले E1 का मान निकालेंगे, फिर E2 का मान निकालेंगे और फिर दोनों का वेक्टर सम करेंगे। सर वेक्टर सम का मतलब क्या होता है? तो बताया था वेक्टर सम का मतलब होता है कि दिशा के साथ जोड़ना। कैसे जोड़ते हैं सर, बता तो दिया सर। एक ही दिशा है तो जोड़ के निकालेंगे, विपरीत दिशा है तो घटा के निकालेंगे, और किसी कोण थीटा पर है तो किसी कोण थीटा पर है तो त्रिभुज नियम से। तो आप देखो यहाँ त्रिभुज नियम अप्लाइड कर सकते हैं हम लोग, किसी एंगल पे दिख रहा है, ठीक है। तो फिलहाल पहले किसका मान निकालेंगे, E1 का, और किसका मान निकालेंगे, E2 का। तो अभी तक हमने देखो डायग्राम बना दिया है। थ्योरी की हमें जो लाइन लिखनी पड़ेगी, जो थ्योरी की हम लाइन लिखेंगे बेटा, वो आप वही चीजें होती है जो हमारे माइंड में चल रही होती है, जो हमने डायग्राम बनाते सोचा है। क्या सोचा था, डायपोल लिया जिस पर आवेश कितना है, Q है, दोनों आवेशों के मध्य की दूरी कितनी है, D है। अब ये मिड पॉइंट है तो अंडरस्टूड है सर ये डिस्टेंस कितनी होगी, D/2, और सर ये डिस्टेंस कितनी होगी, D/2। फिर क्या किया सर, मिड पॉइंट O से स्मॉल r दूरी पर इसके निरक्ष पर एक बिंदु P का चुनाव किया। इस पर हमें तीव्रता की गणना करनी है। तो सर इस तीव्रता कौन कौन देगा, सर प्लस क्यू देगा। सर कितनी दिया, E1, वो बाहर की तरफ होगी, और सर माइनस क्यू ने कितना दिया, E2, सर वो होगी अंदर की तरफ। तो इसी को शब्दों में परफेक्ट रूप से लिखो आप। तो मैं बोल रहा हूँ जैसे कि चित्रानुसार एक द्विध्रुव प्रदर्शित है जिस पर उपस्थित आवेश का परिमाण माना Q है तथा दोनों आवेशों के मध्य की दूरी स्मॉल d है, तथा माना द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर इसके निरक्ष पर स्थित किसी बिंदु P पर हमें तीव्रता की गणना करनी है, ठीक है। माना प्लस Q और माइनस Q के कारण बिंदु P पर तीव्रता क्रमशः कितनी है सर, E1 E2 है। तीव्रता क्रमशः E1 E2 है जिनकी दिशा चित्रानुसार प्रदर्शित है, क्या है, प्रदर्शित है। तो ये आपकी थ्योरी होगी। तो हमने डायग्राम बना लिया और जो हमने सोचा, जो हमारे माइंड में चल रहा था सर, उनको शब्दों में हमने लिखा, वही हमारी थ्योरी हो जाती है। तो आप देखो अभी तक हमने आधे पेज से ज्यादा काम कर लिया, डायग्राम बना दिया, थ्योरी का पोर्शन लिख दिया। अब तो सर इसका मैथमेटिकल पोर्शन बाकी है, और वो कैसे सर, सिंपल है। पहले आप E1 का मान निकालेंगे, फिर E2 का मान निकालेंगे और फिर वेक्टर सम करना पड़ेगा, है ना, दिशा के साथ जोड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले निकाल रहे हैं प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता। तो पहले निकाल रहे हैं हम लोग क्या सर, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता। प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, प्लस Q के कारण बिंदु P पर तीव्रता कितनी आएगी। तो सर क्या सर, वही है सर, एक बिंदुवत आवेश Q ये है सर, इससे स्मॉल r दूरी पे तीव्रता E कितनी होती है सर, वो होती है KQ/r²। ये है सर,
किसी बिंदुवत आवेश के कारण स्मॉल r डिस्टेंस पर तीव्रता कितनी होती है सर? kq बाई आर स्क्वायर होती है। kq बाई आर स्क्वायर, जहाँ q कौन है आवेश का परिमाण और r क्या है आवेश से बिंदु p की दूरी है। तो आप बताओ यहाँ कौन है सर? प्लस q आवेश है। तीव्रता कितनी है सर? E1 है। तो कितना होगा सर? kq बाई डिस्टेंस, मान लो सर ये डिस्टेंस कितनी है R1 और सर ये डिस्टेंस कितनी है R2। तो देखो आवेश कितना है q, डिस्टेंस कितनी है R1, तो तीव्रता कितनी आएगी सर? वो आएगी E1 इक्विवेलेंट कितना आएगा सर? ये आएगा kq अपॉन R1 स्क्वायर। आवेश के रूप में कौन है? प्लस q, तो हमने प्लस q ले लिया। डिस्टेंस कितनी है R1, तो हमने R1 ले लिया, तो आ गया kq बाई R1 स्क्वायर। पर आप बताओ अगर हम चाहें तो यहाँ R1 स्क्वायर का मान निकाल सकते हैं। आप देखिए तो हम यहाँ पर R1 के वैल्यू आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सर कैसे निकाले R1 स्क्वायर? डायरेक्ट निकल के आएगा। आप देखो इस ट्राइंगल की बात करें, ये हमारे पास एक ट्राइंगल है और आप देखो ये ट्राइंगल भी कैसा है सर? समकोण है। कैसा है सर? समकोण है। इसमें एक एंगल कितना बन रहा है सर? 90 डिग्री का बन रहा है। तो सर ये समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज में देखो ये कौन है? बेस d/2 आधार, सर ये कौन है? लंब r, और ये R1 कौन है सर? कर्ण। तो तो इससे हम क्या कर सर? इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं और पाइथागोरस प्रमेय से हम किसका मान निकाल सकते हैं सर? R1 का मान निकाल लेंगे। सर ये कौन है? कर्ण। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है सर? कर्ण स्क्वायर बराबर कितना होता है? आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। क्या होता है सर? कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है सर? आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। तो देखो R1 स्क्वायर का मान निकल के आएगा। तो हम बोलेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। क्या कहा सर? पाइथागोरस प्रमेय यूज कर रहे हैं। पाइथागोरस प्रमेय से इस ट्राइंगल में लगाने सर क्या होता है सर? हम जानते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण तो कौन है? R1, आधार कौन है? d/2 और लंब कौन है? R स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा R1 स्क्वायर इक्विवेलेंट R स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बाई 4। तो देखो हमने R1 स्क्वायर का मान निकाल भी लिया, डायरेक्ट R1 स्क्वायर का मान निकल के आ रहा है और हमें R1 स्क्वायर ही चाहिए। तो देखो हमने R स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली। अब आप ये वैल्यू यहाँ से उठाएं और इस इक्वेशन में पुट करें। ये वैल्यू यहाँ से उठाकर इसमें पुट करें तो E1 हमारे पास कितना आ जाएगा सर? E1 इक्विवेलेंट आ जाएगा kq अपॉन R स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बाई 4, इक्वेशन नंबर 1। तो आप देखो हमने एक काम तो कर भी दिया। क्या सर? प्लस q आवेश के कारण बिंदु P पे तीव्रता कितनी आ रही है सर? वो हमें निकालना पड़ेगा। प्लस q के कारण जो तीव्रता आएगी सर वो कितनी आएगी सर? kq बाई आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4। अब क्या नहीं सर? माइनस q भी इस बिंदु P को तीव्रता सर कितना सर? E2 दे रहे हैं, तो वो आप निकालें तो कितना होगा सर? वो भी kq बाई आर स्क्वायर होगा। फॉर्मूला तो अभी तक हमारे पास एक ही चल रहा है, तीव्रता कितनी होती है? kq बाई आर स्क्वायर। तो देखो अब हम कर रहे हैं सर माइनस q आवेश के कारण, माइनस q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, माइनस q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता कितनी होगी सर? E2 होगी सर। कितनी होगी? E2। माइनस q आवेश के कारण बिंदु P पे जो तीव्रता है सर वो कितनी होगी? E2 होगी सर। कैसे निकालेंगे सर? वही kq बाय r स्क्वायर। तो आवेश के रूप में कौन है सर? माइनस q, और डिस्टेंस कितनी है? R2। पर देखो ये माइनस शामिल नहीं करेंगे सर, माइनस किस में आ गया? दिशा में आ गया है। पॉजिटिव में तीव्रता बाहर, नेगेटिव तीव्रता इनसाइड अंदर की तरफ। तो नेगेटिव को हम डायरेक्शन में काउंट कर चुके हैं, तो इसको मैग्नीट्यूड में शामिल नहीं करेंगे, परिमाण में इसको शामिल नहीं करेंगे। तो कितना आएगा? k और कितना आएगा? q। यहाँ पे प्लस q लेना है। और सर डिस्टेंस कितनी है सर? R2 स्क्वायर। डिस्टेंस कितनी है? R2 स्क्वायर। पर फिर से देखो तो हम इस R2 स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं सर। वापस से देखो इस ट्राइंगल में देखो सर, ये भी एक समकोण त्रिभुज है। ये भी कौन है आपका? एक समकोण त्रिभुज है। इसमें भी क्या लगा सर? कर्ण स्क्वायर बराबर कितना आएगा सर? आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। और अगर आप गौर करें तो यहाँ R2 स्क्वायर की वैल्यू भी वही आएगी जो R स्क्वायर की आ रही। क्यों सर? ये कितना था? d/2 और ये कितना है? R। तो इसमें कितना आया सर? R स्क्वायर कितना आया सर? R स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। अब इसमें देखो ये भी कितना है? ये d/2 तो ये भी d/2 और ये R है, तो इसमें भी कौन है? R है। तो R2 स्क्वायर की वैल्यू वही आएगी। तो वापस से बोलेंगे सर पाइथागोरस प्रमेय से। क्या लिखेंगे सर? पाइथागोरस में क्या आएगा सर? R2 स्क्वायर इक्विवेलेंट क्या आएगा सर? ये आएगा R स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बाई 4। तो आप देखो हमने R2 स्क्वायर की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली। ठीक है, ये वैल्यू आप किस में पुट करें? E2 के मान में। R2 स्क्वायर मिल गया सर, यहाँ वैल्यू पुट करें तो हमारे पास E2 कितना आ जाएगा सर? E2 इक्विवेलेंट आ जाएगा आपके पास में kq अपॉन ये आएगा सर R स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बाई 4। कितना आएगा? E2 कितना आ जाएगा सर? ये आ जाएगा kq अपॉन R स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बाई 4। ये है इक्वेशन नंबर 2। तो देखो अभी तक हमने आधा काम कर लिया है कि प्लस q आवेश के कारण तीव्रता कितनी मिल रही है सर? E1 सर वो हमने निकाली सर। ये
ठीक है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर 4। फिर सर माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता कितनी है E2, उसका मान भी निकाल लिया। ठीक है, कितना आया सर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर 4। और अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को यूज देखें तो इक्वेशन 1 को आप देखें, लुकआउट करें, इक्वेशन 2 को भी लुकआउट करें, तो क्या फाइंड आउट हो रहा है सर, हम कह रहे हैं कि E1 इक्विवेलेंट क्या है, E2 है सर। E1 इक्विवेलेंट E2 बराबर क्या है, E है। प्लस क्यू और माइनस क्यू के कारण जो बिंदु P पे तीव्रता आ रही है सर वो क्या है सर, समान है। वो क्या है, समान है। तो देखो अभी तक हमने क्या किया सर, प्लस क्यू तीव्रता क्या है E1, उसका मान निकाल लिया। माइनस क्यू तीव्रता कितनी है E2, उसका मान निकाल लिया। और आपने देखा कि E1 बराबर क्या है, E2 है। E1 बराबर क्या है, E2 है। तो यहां से हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। अब हम यहाँ पर ट्राइंगल लो भी लगा सकते हैं। ट्राइंगल लो हम जानते हैं सर, एक ही दिशा में है तो जोड़कर निकालेंगे, विपरीत दिशा है तो घटा के निकालेंगे, और किसी कोण थीटा पर है तो सर किसी कोण थीटा पर है तो त्रिभुज नियम लगाएंगे। तो हम यहाँ पे त्रिभुज नियम लगाकर भी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ कंपोनेंट यूज करेंगे, आपकी बुक के तरीके से कर रहे हैं। तो बुक में जो मेथड यूज किया है उसको आप देखिए क्या किया है। उसने क्या किया है सर, ये जो E1 है और ये जो E2 है सर, इसके कंपोनेंट डिवाइड करें, इनको कंपोनेंट में डिवाइड किया, इनको घटकों में बांटा है उसने। सर जैसे मान लो सर हमें E1 का कंपोनेंट निकालना, E1 को हमें कंपोनेंट में डिवाइड करना है, तो सर कैसे करेंगे देखो। तो सर ये है आपका एंगल, लेट अस सपोज ये एंगल कितना है, थीटा है सर। ये एंगल कितना है, थीटा है। तो आप देखो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा सर। क्यों, क्योंकि सर ये डिस्टेंस क्या है, बराबर है, ये डिस्टेंस भी क्या है, बराबर है। तो सर ये सेम एंगल क्रिएट करेंगे यहाँ पे। तो ये थीटा तो ये भी थीटा। पहले सर E1 का कंपोनेंट लो सर आप। तो सर E1 का एक आएगा सर E1 cos थीटा, और सर एक आएगा E1 sin थीटा। सर दो ही कंपोनेंट होते हैं सर, एक तो E1 cos और एक E1 sin। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बना कि सर बताइए cos कंपोनेंट कौन से डायरेक्शन में जाएगा, सर sin कंपोनेंट कौन से डायरेक्शन में जाएगा। तो आप ऑलवेज ध्यान रखें कि ये थीटा जो बन रहा है, देखो एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा, एक कंपोनेंट इसमें, मतलब E1 जिन दो लंबवत डायरेक्शन के मिड में होता है सर, उन दोनों दिशाओं में कंपोनेंट जाता है। तो सर एक तो ये लंबा डायरेक्शन है, एक ये है, इनके बीच में E1 है। सर एक तो आएगा E1 cos और एक आएगा E1 sin। तो सर कहाँ पे cos और कहाँ पे sin, ये भी इंपॉर्टेंट। तो आप देखो जो एंगल हमें गिवन है, जो एंगल हमें ज्ञात है, वो देखो किसके साथ बन रहा है। तो आप देखो ये थीटा जो दिया हुआ है सर, वो इस अक्ष के साथ बना हुआ है। तो जो थीटा, ये थीटा जिसके साथ बना होता है उधर हमेशा क्या आता है, cos ट्रायंगल आता है। और सर ये एंगल तो हमें पता नहीं, तो इधर हमेशा क्या आएगा, साइन आएगा। ठीक है, तो ये थीटा एंगल जिसके साथ बना होता है सर, उधर क्या आता है, cos ट्रायंगल आता है। तो सर यहाँ पर कौन आ जाएगा सर, यहाँ पे आ जाएगा सर E1 cos ऑफ थीटा। ओके, तो अंडरस्टूड है कि सर अगर इधर cos ट्रायंगल है तो सर इधर cos कंपोनेंट, इधर क्या आएगा, साइन कंपोनेंट आएगा। तो सर ये किसकी डायरेक्शन होगी सर, ये होगी E1 sin ऑफ थीटा। तो आप देखो हमने E1 को कंपोनेंट्स में, घटकों में डिवाइड कर लिया है। जो हमारे घटक है सर उनको हमने, E1 है सर उसको हमने घटकों में डिवाइड कर लिया। सर ये इसका cos कंपोनेंट आ गया सर, यहाँ इसका साइन कंपोनेंट आ गया। अब इसके बाद में सर किसकी बात करें सर, E2 की बात करें। किसकी बात करें, E2 की बात करें। E2 आप देखो सर, E2 के कंपोनेंट देखो तो सर क्या आएगा सर, वो आएगा सर, एक आएगा E2 cos थीटा सर, एक आएगा E2 sin थीटा। E2 cos और E2 sin, पर सर कहाँ पे cos कहाँ पे sin, सर कहाँ पे cos और कहाँ पे sin आएगा। तो सर वो हम देख सकते हैं कि सर ये जो आपका E2 है सर, ये थीटा बन रहा है। तो इसका कंपोनेंट देखो, एक तो इधर आएगा और सर एक इसका इधर कंपोनेंट आएगा, इधर इस दिशा, क्योंकि इन दो लंबवत के बीच में है। तो E2 कंपोनेंट एक इधर और इधर इधर। सर कहाँ पे cos कहाँ पे sin, तो वो एक मेथड है सर। जो एंगल हमें गिवन है सर, वो जिसके साथ बन रहा है, तो देखो ये एंगल है ना, इसके साथ बन रहा है इसके, तो इधर क्या आएगा cos और इधर क्या आएगा sin। तो देखो इधर कौन आएगा सर, ये आएगा E2 cos ऑफ थीटा, और सर इधर कौन आ जाएगा सर, E2 sin ऑफ थीटा। तो इस तरह से हमने जो तीव्रताएं थी E1 E2 सर, उनको कंपोनेंट में डिवाइड कर लिया। क्या कर लिया सर, कंपोनेंट में डिवाइड कर लिया हमने। ठीक है, तो अब सर कैसे करेंगे, किस तरह से करेंगे बताइए। कंपोनेंट में डिवाइड कर रहे हो तो कैसे काम होगा। तो सर अब आप देखो कि सर कंपोनेंट दो डायरेक्शन में आ गए सर। कैसे सर, एक तो है कोस घटक जो कि सर एक ही दिशा में आ गए सर, एक है साइन घटक जो कि सर अपोजिट डायरेक्शन में है। E1 साइन अपवर्ड डायरेक्शन में है और E2 साइन किधर है सर, डाउनवर्ड है। तो देखो ये जो कंपोनेंट है, ये जो घटक है सर, एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। और सर ये जो cos कंपोनेंट है सर, वो एक ही डायरेक्शन में है। तो आपने देखा कि सर E1 साइन और E2 साइन
दिशा में विपरीत है। और अगर आप थोड़ा सा माइंड यूज करें तो देखो ये दोनों परिमाण में भी समान है, दिशा में तो विपरीत है ही पर ये परिमाण में समान है। सर कैसे? सर E1 इक्विवेलेंट क्या है E2? सर अभी आपने प्रूव किया। E1 का मान निकाला, हाँ सर। E2 का मान हमने निकाला, हाँ सर निकाल लिया। ये E2 है सर, पर क्या दोनों बराबर है क्या? हाँ सर दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर। तो देखो E1 बराबर क्या है E2 है, साथ में देखो साइन थीटा बराबर क्या है साइन थीटा है। अगर थीटा सेम है तो साइन थीटा इक्विवेलेंट क्या है साइन थीटा होगा। तो सर E1 साइन किसके बराबर हो गया E2। तो ये दोनों कंपोनेंट दिशा में क्या है विपरीत और परिमाण में क्या है समान। तो देखो ये दोनों कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे। तो हम बोलेंगे कि जो साइन कंपोनेंट है वो परिमाण में समान तथा दिशा में विपरीत होने के कारण परस्पर निरस्त हो जाएंगे। तो देखो ये कंपोनेंट पर आप देखो ये जो कंपोनेंट है वो एक ही दिशा में, माना कि परिमाण तो ये भी समान है। आप देखो जो कॉस कंपोनेंट है वो भी परिमाण में समान है। कैसे सर? E1 बराबर E2, E1 बराबर क्या है E2 है। और सर कोस थीटा बराबर क्या है कोस थीटा है। तो अगर आप गौर करें तो सर ये दोनों जो कॉस कंपोनेंट है जो कोस घटक है सर वो भी परिमाण में समान है, लेकिन यहाँ एक ही डायरेक्शन में है और एक ही डायरेक्शन में है तो यहाँ हम दोनों को क्या करेंगे ऐड करेंगे। सर क्या करेंगे? इन दोनों को सम करके निकाल, तो यहाँ आएगी परिणामी तीव्रता। सर परिणामी तीव्रता कितनी आ जाएगी? सर परिणामी तीव्रता आएगी सर दोनों कोस कम, ये तो दोनों कैंसिल हो गए, 4 कम 4 में 2 कैंसिल, 2 बचे सर और वो भी एक ही दिशा में है। तो परिणामी तीव्रता के साथ एक ही तरफ जोड़ के निकले तो परिणामी तीव्रता कितनी आएगी सर? ये आएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos ऑफ थीटा। यहां तक हमने क्या किया कि सर हमने जो तीव्रता E1 E2 है सर पहले उसका E1 की वैल्यू निकाल ली, E2 की वैल्यू निकाल ली और क्या प्रूव किया? सर E1 बराबर क्या है E2 है। फिर सर परिणामी तीव्रता कैसे निकाल रहे हैं? सर वैसे तो सर बताया था आप यहाँ ट्राइंगल लो भी लगा सकते हो, एक ही दिशा में जोड़ के निकालो, विपरीत दिशा है तो घटा के निकालो, किसी कोण थीटा पर है तो ट्राइंगल त्रिभुज नियम लगा दो। तो यहाँ हम ट्राइंगल लो 120 एंगल लेके निकाल सकते हैं। लेकिन अब आप देखो यहाँ पे हम बात करें सर किसकी? सर हमने ट्राइंगल नियम नहीं लगाया, हमने तो सर इसको जो E1 E2 है सर उसको कंपोनेंट में डिवाइड किया। तो हमें क्या मिला सर? 4 कंपोनेंट मिले, उसमें 2 तो है साइन कंपोनेंट और 2 है कोस कंपोनेंट। अब जो साइन कंपोनेंट है वो परिमाण में क्या है समान और दिशा में क्या थे विपरीत, इसलिए ये दोनों तो क्या हो गए सर कैंसिल हो गए। अब बचे कितने? 2 बचे सर। तो अब सर क्या ये भी कैंसिल होंगे क्या? तो आप देखो परिमाण में तो ये भी समान है, E1 cos थीटा बराबर E2 cos थीटा, क्यों E1 बराबर E2 और cos थीटा बराबर cos थीटा, लेकिन ये दोनों एक ही दिशा में है इसलिए परस्पर जुड़ जाएंगे, इसलिए परिणामी तीव्रता कितनी आएगी सर? E1 cos प्लस E2 sin। तो आप देखो कौन से कंपोनेंट कैंसिल हुए, तो आप देखें तो सर ये है डाइपोल, यही डाइपोल है ना। तो आप देखो कौन से सर? जो डाइपोल के पैरेलल कंपोनेंट है, इस द्विध्रुव के जो समांतर घटक है, द्विध्रुव के जो समांतर घटक है सर वो तो क्या हो रहे सर? ऐड होंगे, वो तो सारे क्या होंगे सर? ऐड। द्विध्रुव के समांतर घटक जुड़ रहे और सर ये साइन क्या है सर? द्विध्रुव के लंबवत है। तो कौन से कंपोनेंट सर? जो द्विध्रुव के लंबवत है वो तो कैंसिल हो रहे हैं और सर जो द्विध्रुव के क्या है समान, देखो ये समांतर आ रहा है, ये दोनों आपस में क्या है समांतर, द्विध्रुव के समांतर घटक क्या होंगे? ऐड, और लंबवत वाले क्या हो रहे हैं? कैंसिल हो रहे हैं। तो ये भी ध्यान रखना कि कौन से कंपोनेंट कैंसिल होंगे सर? साइन कंपोनेंट कैंसिल हो रहा है, लेकिन ये डाइपोल, ये जो आपका डाइपोल है सर उसके क्या है? लंबवत है सर, और ये डाइपोल के क्या है? समांतर है सर। तो समांतर वाले ऐड होंगे और लंबवत वाले क्रॉस होंगे। तो आपको यहाँ ये लाइन लिखने से पहले आपको 4 लाइन थ्योरी की लिखनी पड़ेगी। क्या यहां तक तो आएगा? इसके बाद लिखो क्या? तीव्रताओं को घटकों में वियोजित करने के साथ, तीव्रताओं को घटकों में वियोजित करने के साथ, तीव्रताओं को घटकों में वियोजित करने के साथ द्विध्रुव के लंबवत घटक, द्विध्रुव के लंबवत घटक परिमाण में समान तथा दिशा में विपरीत होने के कारण, परिमाण में समान तथा दिशा में विपरीत होने के कारण परस्पर एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, जबकि द्विध्रुव के समांतर घटक, द्विध्रुव के समांतर घटक एक ही दिशा में होने के कारण परस्पर जुड़ जाते हैं। अतः परिणामी तीव्रता क्या आएगा सर? E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ठीक है, समझ में आया क्या कहा? ये 4 लाइन लिखनी पड़ेगी सर। कैसे आपने यहां तक आ गए? तो आप बोलो कि सर बिंदु P पर परिणामी तीव्रता की गणना करने के लिए तीव्रताओं को हम घटकों में वियोजित करते हैं। तो हम बोलेंगे तीव्रताओं को घटकों में वियोजित करने के साथ द्विध्रुव के लंबवत घटक परिमाण में समान तथा दिशा में विपरीत होने का परस्पर निरस्त हो जाएंगे तथा द्विध्रुव के समांतर घटक, द्विध्रुव के समांतर घटक सर एक ही दिशा में होने के कारण, एक ही दिशा में होने के कारण परस्पर क्या हो जाएंगे सर? जुड़ जाएंगे। परस्पर क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। तो सर ये लो हमने जोड़ भी दिया, पर आप आगे बढ़िए सर। पर सर E1 बराबर तो क्या है? E2 है, तो या तो इसको 1 कर लो या फिर इसको 2 कर लो। तो 1 कर लेते तो E बराबर कितना आएगा सर? ये आएगा E1 cos थीटा प्लस ये भी क्या आएगा सर? E1 cos ऑफ थीटा। तो टोटल E कितना आएगा सर? ये आएगा 2E1 cos ऑफ थीटा।
ठीक है, तो ये है सर कुल तीव्रता कितनी है सर, E1 cos और E1 cos, तो क्या आएगा सर 2E1 cos ऑफ थीटा, क्या आएगा 2E1 cos ऑफ थीटा। तो ये है परिणामी तीव्रता। अब आप देखो इसमें हमारे पास E1 की वैल्यू है क्या, हाँ सर है, E1 की वैल्यू ये रही, और साथ में सर cos थीटा भी हम निकाल लेंगे। तो हम अब इसमें मान पुट करें सर, एक तो किसका मान पुट करेंगे E1 का, और एक किसका पुट करेंगे cos थीटा का। तो करिए, देखिए आगे करो। अगर हम लोग इसमें मान निकालें तो परिणामी तीव्रता कितनी आई बताओ, आप देखिए कितनी आ रही है, देखिए हमारे पास तीव्रता कितनी आ गई सर, ये आ गया 2E1 cos ऑफ थीटा। पर अब वैल्यू पुट करें, सबसे पहले आप देखो क्या E1 की वैल्यू आपके पास में है क्या, हाँ सर है, E1 की वैल्यू हमारे पास में है। तो कितना होगा सर 2E1, सर ये रहा, यहां से सर E1 की वैल्यू उठा लीजिए, कितना है सर, ये है KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर बाई 4। ठीक है, किसकी वैल्यू उठाई, E1 की, 2 तो है, E1 कितना है सर, ये रहा KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर बाई 4 ले लिया। इनटू में कौन है सर, cos थीटा है, इनटू में कौन है सर, cos थीटा है। तो सर cos थीटा की वैल्यू निकालो, तो हम जानते हैं सर LAL और KKA, लाल बटा का कस से निकालो। तो सर ये तो होता है साइन, ये होता है cos, ये होता है tan। तो cos कौन है सर, आधार बटे कर्ण, cos कौन है सर, आधार बटे कर्ण है सर। तो आप देखो कोई सा भी एंगल ले लीजिए, आप इसको ऐसे बनाएंगे, ये एकांत कोण बनेगा, यू करके और यू, तो ये एंगल आपका थीटा हो गया, ये क्या है एंगल थीटा। तो थीटा के सामने कौन है, लंब, सबसे बड़ी भुजा क्या है, कर्ण, और जो बच गया वो कौन है, आधार। ठीक है, आप यहां पर भी कर सकते हैं। तो आप देखो इसमें किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं हम सर, कोस थीटा की, किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, कोस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कोस थीटा निकाल सर क्या आएगा, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। ठीक है, सॉरी क्या चाहिए, आधार बटा कर्ण चाहिए। तो थीटा के सामने कौन है, लंब, सबसे बड़ी भुजा क्या है, कर्ण, और जो बच गया वो कौन है, आधार। तो आप देखो कि अगर हम कोस थीटा की वैल्यू निकालें तो सर कोस थीटा कितना आने वाला है सर, आधार बटे कर्ण। तो एंगल के सामने कौन है, लंब, सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण, और जो बच गया वो कौन है, आधार। तो आधार तो कितना आएगा सर D/2, और कर्ण कितना है सर R2, कर्ण कितना है R2। ओके, तो ये कोस थीटा आ गया। अब R2 की वैल्यू हमारे पास में है क्या, हाँ सर है, R2 वैल्यू भी निकाल सर, क्या आया था सर, ये आया था R2 स्क्वायर, कितना था सर, ये था R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर बाई 4। आप देखो नोट्स में अभी भी किया हमने, जो R1 की वैल्यू थी वही किसकी वैल्यू है, R2 की, जो R1 की वैल्यू है वही किसकी वैल्यू है, R2 की है। तो सर आप बताओ R2 स्क्वायर कितना है सर, R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर बाई 4, पर हमें चाहिए रूट R2, हमें चाहिए R2। R2 के लिए क्या करना पड़ेगा सर, रूट निकालो, क्या निकालो, रूट। तो R2 की वैल्यू कितनी आएगी सर, रूट R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर बाई 4। तो वैल्यू पुट करो, तो cos ऑफ थीटा कितना आया सर, cos ऑफ थीटा हमारे पास आ जाएगा सर D/2 अपॉन रूट R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर बाई 4। तो देखो परिणाम तीव्रता कितनी आई थी सर, 2E1 cos ऑफ थीटा, कुछ नहीं सर, हमने किसका मान निकाला, पहले E1 का, फिर किसका निकाला, E2 का। E1 E2 आपस में क्या थे, बराबर। फिर क्या किया सर, तीव्रताओं को घटकों में वियोजित किया। तो आप क्या देख रहे हैं कि सर जो तीव्रताएं हैं, जो आपकी तीव्रता है सर, घटकों में डिवाइड किया, तो क्या किया सर, जो डाइपोल के द्विध्रुव के लंबवत घटक वो कैंसिल हो रहे हैं और समांतर घटक जुड़ जाएंगे। तो परिणाम तीव्रता कितनी आएगी सर, 2E1 cos ऑफ थीटा। अब किसका मान चाहिए, E1 का, सर ये रहा। सर क्या चाहिए, cos थीटा। सर cos थीटा क्या होता है सर, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण से cos थीटा निकाल लेंगे। निकालिए, एक मान पुट करो और आगे सोल्व करो। ठीक है, अब बेटा 1 मिनट बाद में वापस रिकनेक्ट करना पड़ेगा, ये 30 मिनट बाद में डिस्कनेक्ट होता है एक बार, तो आप ध्यान रखें कनेक्ट रहे। ठीक है बेटा, तो मैं वापस रिकनेक्ट करूंगा जब अभी डिस्कनेक्ट होता है। तो cos थीटा की वैल्यू हमने निकाली सर, कितनी निकाली सर, D/2 अपॉन दिस। तो आप